गुड इवनिंग दोस्तों। मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका वेबसाइट सलाहकार आज आपको बताने जा रहा हूं एनजीओ के टैक्स रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉट फॉर प्रॉफिट वर्किंग करता है, जो चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए वर्क करता है और जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो ये एनजीओ जो है, क्या ये एनजीओ जो इसका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसा कि हम देखते हैं कि एनजीओ या तो ट्रस्ट फॉर्म में रजिस्टर होता है या फिर सोसाइटी फॉर्म में रजिस्टर होता है या सेक्शन 8 कंपनी, अर्लियर उसको सेक्शन 25 कंपनी कहते थे। तो क्या इसके रजिस्ट्रेशन के अलावा भी क्या एनजीओ को टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है? क्या यह रजिस्ट्रेशन लेना उनके लिए मैंडेटरी है और इसके रजिस्ट्रेशन लेने के क्या फायदे हैं? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कहते हैं कि एनजीओ के इनकम जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, वो उसके टैक्स फ्री इनकम होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? क्या टैक्स फ्री इनकम करने के लिए एनजीओ को टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? तो आइए हम देखते हैं कि इनकम टैक्स में इसके बारे में क्या प्रोविजन है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि एनजीओ जो है या तो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर होते हैं या सोसाइटी के रूप में रजिस्टर होते हैं या सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर होते हैं। लेकिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना होगा? सोसाइटी, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन के बाद भी क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो इनकम टैक्स में कहते हैं कि अगर इनकम टैक्स में अगर आपको इसके इनकम को इजिम्ट रखना है तो आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करने होते हैं, और उसमें से एक कंडीशन इसका ये होता है कि आपको इसके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो सेक्शन 12A, 12AA और 12AB या 10, 23 और 80G के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है इनकम टैक्स एक्ट में, तभी आपके इनकम जाकर इनकम टैक्स में इजिम्ट होंगे। तो ये प्रोविजन कहता है। तो इसके लिए इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन आपके लिए जरूरी हो जाता है। अगर एनजीओ के इनकम इजिम्ट होंगे, ठीक है, इसमें टैक्स नहीं लगना है, तो इसके लिए एक मैंडेटरी कंडीशन है कि आपको इनकम टैक्स में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि इस बार बजट में और फाइनेंस एक्ट 2020 में जो कुछ अमेंडमेंट किया गया है। जैसा कि आपको देखते थे कि पहले जो प्रोविजन था, कहते हैं सेक्शन 12AA में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता था। तो अब है जो एक नया प्रोविजन लाया गया सेक्शन 12AB, फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा एक नया प्रोविजन लाया गया, जिसमें अर्लियर जो प्रोविजन था सेक्शन 12AA और सेक्शन 10, 23C और सेक्शन 80G, उसमें अमेंडमेंट लाया गया है। और ये जो अमेंडमेंट है आपको 1 जून 2020 से अप्लीकेबल है। जब हम देखते हैं कि इसमें है क्या, ये मतलब जिस जो रजिस्ट्रेशन हम लेते हैं उस रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या है, जैसे देखते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 तरह के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A, 12AA और 12AB। तो कहते हैं कि इनकम टैक्स में जो सेक्शन 11, 12 और 13 है, जो स्पेशल प्रोविजन है चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के टैक्सेशन के बारे में, जिसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो हमको बनाएंगे कि एनजीओ के टैक्सेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट देखेंगे। तो अगर हम उसको बेनिफिट को एग्जिम्ट, मतलब बेनिफिट जो एग्जिम्पशन बेनिफिट को अगर हम लेना चाहते हैं, तो हमें इसको जो हमारे जो चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको सेक्शन 12A, 12AA और 12AB के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं। दूसरा है सेक्शन 10 क्लॉज 23C। इसके अंदर वो चैरिटेबल रिलीजियस एजुकेशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन को रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं जो अपना इनकम एग्जिम्ट क्लेम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस एग्जिम्पशन को क्लेम करने के लिए जैसा देख रहे हैं 10 क्लॉज 23C, ठीक है, के अंदर अगर जो इंस्टीट्यूशन रजिस्टर करना होता है उनको कमिश्नर से उनको अप्रूवल लेना पड़ता है। इसके अलावा एक सेक्शन 80G का अप्रूवल होता है। जैसा कि आप देखते हुए कि कोई भी डोनर जब डोनेशन देता है सेक्शन 80G के अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डोनर का जो इनकम होता है वो डिडक्शन उसको मिलता है 80G के अंदर। तो जो इंस्टीट्यूशन जो डोनेशन लेती है 80G के अंदर, उसको 80G के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर से।
तो ये 3 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को करवाने होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो फाइनेंस एक्ट 2020 में इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया है। 1 जून 2020 से एनजीओ के पर किस तरह के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ गई है। क्या ये जो पहले से जो एनजीओ चले आ रहे हैं उनको भी क्या कोई नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या उनको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं लॉ को, मतलब अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2020 के अमेंडमेंट हम देखते हैं। तो इस अमेंडमेंट के अंदर क्या है कि एक प्रोविजन है कि जो भी एनजीओ है न्यू और एग्जिस्टिंग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सबको एक URN मतलब यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किया जाएगा। इस नए स्कीम के में डिपार्टमेंट क्या करेगी कि जो रजिस्ट्रेशन है उसको एवरी 5 ईयर में बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन इसको रिविजिट करेगी। और ये जो रजिस्ट्रेशन है जो वैलिड होगा स्पेसिफाइड पीरियड का, जो अप टू 3 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर के लिए होगी। तो ये नया रिक्वायरमेंट आया है, अमेंडमेंट हुआ है फाइनेंस एक्ट 2020 में। आइए हम देखते हैं कि इस अमेंडमेंट के अंदर जो हमारा जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल था क्या उसको भी रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम जैसा कि देखते हैं कि जो एनजीओ है, जो भी एनजीओ है जो हमारा अर्लियर रजिस्टर है और 1 जून 2020 1 जून 2020 में अगर एग्जिस्टिंग है कोई एनजीओ और वो 12A 12AA और 1023C और 80G में उसका रजिस्ट्रेशन है, तो उस केस में उसको विदिन 3 मंथ मतलब एक एप्लीकेशन फाइल करना होगा रिन्यूअल के लिए, जो जाके आपका होता है 31 अगस्त 2020 मतलब 31 अगस्त 2020 के पहले मतलब तक उसको जाके एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए। और ये जो रजिस्ट्रेशन जो उसको मिलेंगे यहाँ से उसको 5 ईयर्स के लिए वो वैलिड होंगे विदाउट एनी इंक्वायरी बाय द CIT। तो ये अच्छा है कि ये सारे लोगों को हम एक डाटा बेस, इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस है उसमें हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एनजीओ सेक्टर काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। तो ये नए अमेंडमेंट के थ्रू हम सारे सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम करेंगे जो एग्जिस्टिंग है उसको पहले हम रिन्यू कर लें और अपने डाटाबेस में हम उसको पहले ले आएँ अच्छी तरह से। तो ये था कि हम जो एग्जिस्टिंग जो रजिस्ट्रेशन है, एग्जिस्टिंग एनजीओ है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड 12A 12AA 1023C में है 1 जून 2020 को, तो 3 मंथ के अंदर वो रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन डाल देंगे और जो नया रजिस्ट्रेशन आएगा वो फर्दर 5 ईयर के लिए ये अप्लीकेबल होगा। जैसा कि हमारे साथ एडवोकेट राजेश श्रीवास्तव हैं, तो इनके पास लगभग 25 एनजीओ हैं जिनके उन्होंने कहा कि अभी हमारा कोविड रिलीफ चल रहा है, तो इसके बाद हमें क्या करना होगा एनजीओ को। तो हम इनके कहते हैं कि जैसा कि 1 जून से ये अप्लीकेबल प्रोविजन है, तो आपको सारे एनजीओ को फिर से आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा और वो एप्लीकेशन आप 31 अगस्त 2020 तक आपको उसको फाइल कर देंगे। अगर कोई एक्सटेंशन कोविड रिलीफ को देखते हो गवर्नमेंट इसमें नहीं देती है, तो ये हमारा अभी का रिक्वायरमेंट है। सेकंड देखते हैं कि क्या 5 साल के बाद क्या फिर इसको रिन्यू करना होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि देखिए मैंने एक चार्ट इसको डेवलप किया है, चार्ट में आपको क्लियरली आएगा, देख रहे होंगे कि जो एनजीओ रजिस्टर है 12AB में या फिर 1023C में या 80G में, तो उसको एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, 6 मंथ बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द ईयर। जो रजिस्ट्रेशन 5 ईयर के लिए मिला है, तो 5 ईयर के एक्सपायर होने के 6 महीने के पहले आपको एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए। उसके बाद जो CIT है उसमें इंक्वायरी करेगा और फुल्ली सेटिस्फाई अगर जेन्युइननेस पर आपकी एक्टिविटीज पर होती है और देखती है कि आपने सारे लॉ के कंप्लायंस, अदर लॉ के भी कंप्लायंसेस किया है, तो अगर सेटिस्फाइड है तो ये अप्रूवल को फर्दर ग्रांट करेगा 5 ईयर के लिए। और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करेगा, एक ऑर्डर पास करेगा। पहले तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और उसके बाद एक ऑर्डर पास करेगा जिसमें आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा और रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करेगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल दिया है, उसमें यह है कि अगर कोई ट्रस्ट है जिसका रजिस्ट्रेशन 5 ईयर के लिए है, असेसमेंट ईयर 2021-22 से असेसमेंट ईयर 25-26 तक, तो
उसको एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा आपको 31 मार्च 2025 के से 6 मंथ पहले करना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू 31 मार्च 2025। मतलब कहने का मतलब 30 सितंबर 2024 तक आपको इसके लिए फिर से अप्लाई करना होगा, फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करना होगा। ये जो रजिस्ट्रेशन है वो कमिश्नर जो है 5 इयर्स के लिए ग्रांट करेगा आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ द जेन्युइननेस ऑफ योर एक्टिविटीज एंड कंप्लायंसेस ऑफ अदर लॉ। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और उसके बाद एक ऑर्डर इन राइटिंग पास करेगा जिसमें आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा और रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करेगा। तो ये देखिए हुआ है सेकेंड अमेंडमेंट जो है हम देख रहे हैं, रिन्यूअल आफ्टर 5 ईयर। रिन्यूअल के समय में हम कैसे प्रोसीजर लॉ हम फॉलो करेंगे, कैसे फिर से अप्रूवल हम लेंगे इसका। अब आइए, क्या हमारे पास कोई प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन है इसके अंदर? सपोज हम एनजीओ को ये स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, क्या हम प्रायर उसको रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? तो देखिए, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का इसमें प्रोविजन लाया गया। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के अंदर कहा गया कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट किया जाएगा न्यू एप्लीकेंट को, और ये कब किया जाएगा? इसके लिए आपको जो है एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। तो प्रीवियस ईयर्स के कमेंसमेंट के एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर आपको इसके लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए। और ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो ग्रांट किया जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो आपको 3 इयर्स के लिए ग्रांट किया जाएगा विदाउट एनी इंक्वायरी बाय द सीआईटी। आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आपको 3 मंथ के लिए ग्रांट कर दिया जाएगा, अभी कोई इंक्वायरी नहीं किया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अभी सारे एनजीओ को, आपके जो नए एनजीओ बने हैं कोविड रिलीफ में, जैसे राजेश श्रीवास्तव जी हैं हमारे पास, तो उनका यही कहना है कि अब कुछ नए एनजीओ इस कोविड रिलीफ को लेके बने हुए हैं, तो उनके लिए क्या करें? तो इनके लिए कि मान लीजिए कि अब कोई एक्टिविटी किसी ने स्टार्ट नहीं किया है, सपोज एक्टिविटी, मोस्टली आपके एक्टिविटी स्टार्ट हो गए होंगे, कुछ नए एनजीओ भी बनने वाले हैं आपके, तो इस केस में इनको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी जो नए एनजीओ हैं, अब एक्टिविटी जिससे शुरू नहीं हुए हैं, एंटिटी तो बन गई है, तो आप कम से कम उसको प्रीवियस ईयर्स के कमेंसमेंट के 1 महीने पहले आप उसको अप्लाई कर दीजिए। आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा जो 3 साल के लिए वैलिड होगा विदाउट एनी इंक्वायरी बाय द सीआईटी, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन जो होगा, अब देखिए, जब आप एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हो तब क्या कहते हैं, तब आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना होगा। देखिए, इसके लिए पीरियड इस तरह है कि अगर ये 3 साल के, मतलब एप्लीकेशन जो फाइल करना पड़ेगा, अगेन आप फाइल कीजिएगा जो 3 साल के एक्सपायर होने के 6 महीना पहले, या जो आप या कमेंसमेंट ऑफ जो एक्टिविटीज आपने कर दिया है, ठीक है, विद इन 6 मंथ ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी, जो दोनों में अर्लियर, जो दोनों में पहले आ जाएगा। जैसे कि आप देखिएगा कि 3 साल में आपको एक्सपायर होने वाला है रजिस्टर, तो 3 साल एक्सपायर होने के 6 महीना पहले आप इसको फिर से अप्लाई कीजिए, या फिर आपने अगर कमेंसमेंट पहले कर लिया अपनी एक्टिविटी, तो कमेंसमेंट जब हो गया आपका, तो 6 महीने कमेंसमेंट से, ये दोनों में जो पहले डेट आएगा वहां तक, उसके बीच में आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए लेना चाहता है। अगर वो एक एप्लीकेशन फाइल करता है, मान लीजिए 28 फरवरी 2021 को, मतलब 1 महीने पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर, फ्रॉम दिस रजिस्ट्रेशन sought, registration shall be granted for 3 years without any inquiry by the commissioner. Suppose such trust commences its activities on 14th April 2022, then the trust is required to make application for conversion into normal provision within 6 months of the commencement of the activities by 31st October 2020। कहने का मतलब कि आपने अगर एक्टिविटी कोई कमेंस कर दिया है तो उसके आप 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ वहां से ले लीजिए, 6 मंथ के अंदर आपको नॉर्मल प्रोविजन में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो ये था नॉर्मल रजिस्ट्रेशन अप्रूवल के बारे में जो रिक्वायरमेंट था वो था।
तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे और एनजीओ सेक्टर को एक बूस्टअप मिलेगा। जैसे कि हमारे अभी झारखंड में मैं वर्क कर रहा हूं, तो झारखंड में अभी काफ़ी क्लाइंट हैं जो अभी कोविड रिलीफ पे काम करना चाह रहे हैं, एनजीओ में काम करना चाह रहे हैं। बहुत से लोग स्किल डेवलपमेंट में काम स्टार्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्टिव है। तो इस केस में आपको ये रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बहुत से हमारे पास केसेस आए हैं क्योंकि एनजीओ तो बनाना चाहा लेकिन कहते हैं टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। ठीक है, हमारे पास एनजीओ है लेकिन हमारे टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो अगर टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं रही है तो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट आपके इनकम नहीं होंगे, रिसीप्ट आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। तो आपको इसके लिए प्रिकॉशन लेना होगा कि आपको इनकम टैक्स में उसको रजिस्टर करवा लीजिए, प्रॉपर कंप्लायंस कीजिए। और ये भी सजेस्टेड है, देखिए यहाँ पर जो अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है, तो कमिश्नर जो आपको जब भी आपको अप्रूवल देगा तो आपके वो देखेगा कि अदर कंप्लायंसेस आपने ढंग से किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक है, तो आप अदर कंप्लायंसेस के परस्पेक्टिव में केयरफुल रहिए और अदर कंप्लायंसेस कीजिएगा। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी किसी तरह का आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस ईमेल आईडी पे आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं, rsbkeducationalservices@gmail.com। इस पर आप मेल ड्रॉप कीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप सजेशन दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।